और आपको अब सीधे लेके चलता है पश्चिम बंगाल, जहां से गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ये पहले चरण के मतदान के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या। वो आशंका आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाए। बहुत लंबे समय के बाद, जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का
सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर एक गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। और दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है। उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बंगाल के अंदर आधुनिक खेती के लिए कोई संगठित प्रयास विगत 50 साल से नहीं हुआ। मां गंगा की कृपा जो कांप को ढोकर लाती है और पानी की उपलब्धता है, इसी के आधार पर यहाँ का किसान खेती करता है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि किसान की खुशहाली के लिए यहाँ के सारे परंपरागत क्रॉप है, इसके बड़े रिसर्च सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे। चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे बंगाल की मालदा की मसूर आम हो, पान हो, इस सभी के लिए इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर
जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए। मित्रों, हमने अपील की है कि आप परिवर्तन करिए। बंगाल के मतदाताओं को अपील की है। परिवर्तन का मतलब एमएलए बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री बनाना नहीं। परिवर्तन का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ न हो ऐसी सीमाएं बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को पूर्णतया मुक्त कर देना, रंगदारी और सिंडिकेट राज समाप्त करना, विकास की तेज रफ्तार, उद्योगों के लिए लाल जाजम बिछाकर उनका स्वागत और इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगारी को आगे बढ़ाना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और संसाधन जुटाकर इसको जमीन पर उतारना, कानून का राज प्रस्तापित करना, कैडर के राज से बंगाल की जनता को मुक्त करना और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव मुक्त कर देना। मित्रों, हजारों हेक्टर भूमि अनधिकृत एंक्रोचमेंट में है। हम आसाम की तर्ज पर बंगाल में भी अनधिकृत एंक्रोचमेंट पर बहुत बड़ा ड्राइव चलाकर ये जमीन को बंगाल के विकास के लिए हम मुक्त कराने का काम करेंगे। यहां पर धार्मिक उत्सवों पर हमले की जो परंपरा बनी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, कोई इस पर हमला न कर पाए, वो सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा ये पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भय मुक्त होकर मतदान करिए, अपनी इच्छा से मतदान करिए और मतदान में रेगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। पुराने चुनाव भूल जाइए, आने वाले बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और फिर से एक बार अंत में पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर मौमिता चक्रवर्ती, जी 24 घंटा। सर, सेकेंड फेज में ऐसा बहुत सारा केंद्र है जहाँ पे नॉर्थ 24 परगना या फिर साउथ 24 परगना, जहाँ से लड़कियों का पाचार का घटना बहुत ज्यादा सुनाई देता है, माइनर एजेस लड़कियों। तो इस बारे में मतलब क्या व्यवस्था लिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आई तो? देखिए, ये मुझे कोई आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर भी दिखाया है।
और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है। और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। मौपिया नंदी, कोलकाता टीवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है, वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ? नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है। और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, 2 सवाल। Do you see, sir, this, and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented? And also, do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं 4थी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं, देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है। इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी। আমি যার নাম ডাকছি এবং তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিয়াল দিদি, एनडीटीवी। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। विप्रश्री, आनंदबाजार पत्रिका। भाई ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। Good morning. You were in the state for last couple of days before the election. On that basis, अरे यार, कपल ऑफ डेज नहीं, 14वां दिन है यार। 14th days. भयानक तरीके से रिड्यूस करते हो यार।
Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result, you. बैठ जाओ। ये अभिषेक जी की भाषा है। मैं ना इसका जवाब दे सकता हूँ ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया। वो बोलते रहते हैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते। अंजना ओम काश्यप, आज तक। गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर बांध रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे। ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकालकर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं। ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है। परिणाम हमारे पक्ष में आए। सब्यसाची जोगशंकर। सर, पहले दफा जो मतदान हुआ है इसमें आप लोग दावा कर रहे हैं कि 110 के ऊपर जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है ये एसआईआर के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इसके विषय में आपको क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं कहना है। सबको जो भरोसा है वो बताना चाहिए जनता को। जनता को किस पर भरोसा करना वो जनता तय करे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार। क्यों ममता दीदी जैसा करते हो? गृहमंत्री करता हूं मैं जी। आप अलाउ करें तो दो छोटे सवाल हैं मेरे। पहले ही बात तो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी कितना वायलेंस होता था यहाँ पे। पिछले लोकसभा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त है, वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ। बंगाल में तब भी वायलेंस हुआ था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या उल्टा लटका कर सीधा करने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर बंगाल में बहुत सारे एनालिस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष वोटर बनाम महिला वोटर्स, यूथ बनाम बुजुर्ग। क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों का जो फीडबैक है वो काम एक मुश्त होकर बंगाल के सब आयु वर्ग के, सब जेंडर के और सब हिस्सों से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से प्रेसिडेंसी में घूम रहा हूं। 3 दिनों से मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंसी इस बार नॉर्थ बंगाल से आगे रही। गृह मंत्री अमित शाह जी, निशांत कुमार, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली से। आपने कहा कि इस चुनाव में प्रथम चरण में अभी तक कोई भी हत्या नहीं हुई, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ जगहों पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। सेकंड चरण में ऐसा ना हो ताकि जनता जो और भी भरोसे के साथ भाजपा को वोट कर सके, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग को मिलने वाला है। दूसरे चरण की व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए हम चुनाव आयोग को हमारे सुझाव देने वाले। पीछे दे दो भाई, सेकंड रो में। अमित जी, आपने कहा कि आप 14 दिन से यहाँ पे हैं, शायद और 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। पहली बार जो बंगाल में आपने इतना दिन बिताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 ऐसे कुछ अनुभव आपका पास हुआ है जो पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल है, जो आप अगले अपने पूरे जीवन तक याद रखेंगे बंगाल के बारे में? पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल 3 अनुभव। देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता,
वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माता जी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद, और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है। जब इतनी बूढ़ी मां आशीर्वाद देती है कुछ नहीं होता। विकास वादौड़िया, एनडीटीवी। हाथ खड़ा कीजिए। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर। जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी बाकायदा जांच होती है। एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है, और बंद होने के बाद आगे न हो इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना। शेष प्रश्न अमित कुमार, टाइम्स नाउ। अमित भाई, अब तो पहले चरण का मतदान हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार ममता ये कह रही थी कि जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मैं एक अधिकारी को पहचान रही हूं, नजर रखी हूं, उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई कुछ नहीं मानता है अमित तेरे अलावे। यहां कुछ नहीं बचा है, दिल्ली कहां आएंगी। अब मैं क्या जवाब दूं, भले आदमी बोलो। चलो, आपने ये कहा है कि पहले चरण में आपके 110 आएंगे, पिछले बार आपके 57 आए थे। तो अमित भाई, इन 5 सालों में क्या बदला है कि डबल नंबर की आप बात कर रहे हैं? ढेर सारा काम हुआ है। पहले तो मैंने जो कहा कि भय मुक्त मतदान हुआ है, जरा भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी भी चरम पर पहुंची है। और ये 5 साल में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर जो गंभीर सवाल लगे हैं, इसने सारी माताओं बहनों को एक प्रकार से लामबंद कर दिया है। और हम भी सीखे हैं काफी कुछ।